नमस्कार दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव एक फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे और क्लास 10 की आप लोग तैयारी बेहतरीन से कर रहे होंगे। 2027 में आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है। अब आप लोग कह रहे होंगे इतनी जल्दी क्यों? देखो, जल्दी नहीं, मैं आप लोगों के समक्ष एक पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पेपर के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2027 में जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कैसा आएगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, संपूर्ण पेपर हल करेंगे। उसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को विधिवत तरीके से संपूर्ण पेपर बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र जो है आपका दो खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा। ठीक है, खंड आ में 20 बहुकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर ओएमआर सीट में देना होगा। मतलब कि जो बहुकल्पीय प्रश्न आएंगे वो ओएमआर सीट आप लोगों को मिलेगी, उस ओएमआर सीट में आप लोगों को उसका आंसर देना होगा। अगर ओएमआर सीट के बारे में आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को विधिवत तरीके से समझा दूंगा होता क्या है और दिखता कैसे है। ठीक है, कैसे भरना होता है ये सारी चीजें। खंडवा में क्या होगा कि खंडवा में आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे और खंडा 20 अंक के होंगे। तो शुरू करते हैं, पहले 20 क्वेश्चंस को एक एक करके सारी चीजें जानते हैं और उससे आगे सारी चीजों को और अच्छे से विधिवत तरीके से जानेंगे। ठीक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि एक निबंध है और ये किसके द्वारा रचित है? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आचार्य रामचंद्र द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है ये रचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो गबन उपन्यास जो लिखी गई थी वो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। इनकी एक और बहुत फेमस है गोदान है, इनके आप लोग जान लीजिए, ये भी सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है इनकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वो 1919 से 1938 तक है, यानी कि 1919 से। इसे और भी नाम से जाना जाता है, इसे छायावाद युग का भी कहा जाता है, छायावाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक नाम इसका है कि ये समाना, मतलब कि छायावाद के समानांतर माना जाता है। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? तो नीड़ का निर्माण फिर जो है हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत प्रसिद्ध कृति। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत प्रसिद्ध कृति। और ये किसके पिता हैं? अमिताभ बच्चन जी के, जो कि फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े अभिनेता माने जाते हैं, उनके पिता थे। ठीक है, परिप्रवास किस युग की रचना है? तो परिप्रवास जो है हमारी वो द्विवेदी युग की रचना। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना। ठीक है, अयोध्या सिंह मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई। और ये खड़ी बोली की प्रथम रचना है। किसकी? खड़ी बोली की प्रथम रचना है। इस चीज को याद रखना, खड़ी बोली की प्रथम रचना अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है? परिप्रवास लिखना है। ठीक है, महाकाव्य मतलब। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला जो है हमारी वो हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। और मधुशाला हालावाद के प्रवर्तक बच्चन जी की का जो कि कालजयी रचना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना और बहुत फेमस रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा है। और ये राम का जो राम मतलब राम कथा पर आधारित है और द्विवेदी युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हरिमुख मनोह मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हरमुख मयंक जो मतलब कि हरिमुख मनोह मयंक में उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, यहाँ जो है मनो जो है वाचक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है जिसका संभावना व्यक्त करना होता है। ठीक है? मनो मतलब मन, हम मानित रहने ऐसा हो जाए, हम माना रहा ऐसा हो जाए, ये सारी चीजें आप लोगों ने देसी भाषा में तो मनो वहीं से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, इसके विषम चरणों में भी 11-11 मात्राएं ही होती है, इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है उपग्रह शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो उपग्रह शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो उपग्रह में उप, यानी उप का यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उप जो है ग्रह मूल शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सिंपली आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, पहले आया ग्रह बाद में। ठीक है, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा मतलब कि एक, मतलब कि यहाँ पे काउंटिंग शब्द का गणना कर रहा है, काउंटिंग समास में, तो यहाँ पर द्विक समास हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? द्विक का। ठीक है, और कभी भी काउंटिंग की बात आती है तो द्विक समास ही होगा वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है अश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अश्रु शब्द का जो तद्भव रूप होगा, अगर मैं सिंपली यहाँ पर, अश्रु एक तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? इसका तद्भव रूप होगा बदला, यानी कि आंसू। आंसू यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है युष्मत शब्द का पंचमी विभक्त एक वचन का रूप क्या है? तो युष्मत शब्द का पंचमी विभक्त एक वचन रूप के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा त्वत् होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
अरे तुम कब आए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो अरे तुम कब आए इस प्रकार का वाक्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यहाँ पर विस्मयादि बोधक, मतलब यहाँ अरे तुम कब आ गए, ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है। मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में जो वाच्य है वो भावाच्य है। कौन सा? भावाच्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि तथाओं का सही संविच्छेद क्या है? तो तथाओं का जो सही संविच्छेद है वो तथा धन एव है। क्या है? तथा धन एव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर पूछा गया है, 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कवित्री। क्या होगा? कवित्री। ठीक, कवित्री। इस चीज को याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला विकारी शब्द है। ठीक है। विकारी शब्द का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो विकारी शब्द का जो उदाहरण होगा, विकारी का जो उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो विकारी का धीरे धीरे नहीं होगा, लड़का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैं बता, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं क्योंकि लिंग वचन के आधार पर लड़के और लड़कों में बदल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। पंकज शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पंकज शब्द जो है हमारा वो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची। किसका है? कमल का। पंक यानी आप सिंपली समझ सकते हैं, पंक यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पंकज, अम्बुज, अम्ब और पंक में बड़ा अंतर होता है, इस चीज को याद रखना, कमल और जल। ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों की क्या शुरू होंगे? दो क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। जैसे यहाँ पर वो गद्यांश आएगा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में प्रस्तुत आप सिंपली लिख सकते हैं क्या? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित आचार्य चंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। मित्रता शब्द पहले भी आएगा। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो, यह पेशे के हों, प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक है, वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में सिंपली आप लोगों को जो रेखांकित अंश आपको दिया जाएगा उसकी व्याख्या करना। इसमें मैंने रेखांकित अंश को यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज कर पाया हूँ, इसलिए मैं इसमें आप लोगों को सिंपली कुछ भी बता सकता हूँ। कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुझे बताने में दिक्कत होगी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं सिंपली आगे का क्वेश्चन आप लोगों के सामने शेयर करूं तो सिंपली कुछ इस प्रकार के हैं कि 1 मिनट। आगे क्या है हमारा कि उपयुक्त गद्यांश के रेखांकित होगा विभिन्न प्रकार मित्र का कारण मानता है। लगे मतलब कि यहाँ पर यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक भिन्न प्रकृति के लोगों में मित्रता का क्या कारण मानता है। तो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि दो भिन्न प्रकृति मनुष्य में बराबर प्रीत और मित्रता रही है। ये कैसे? आवश्यक है, वांछनीय नहीं है। आचरण और समानता। ठीक है, इस दोनों शब्दों को यहाँ पर कॉपी कर लेना है ना, इससे आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा और चीजों को अच्छे से आप लोग अपने मन में रख भी पाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, लिखित संस्कृत गद्यांश का हिंदी सहित अनुवाद कीजिए। तो मैं यहीं पर आपको अनुवाद बता देता हूँ। जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा यहाँ पर? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, इसका सिंपल से हो जाएगा जो कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। मतलब कि भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्र में स्थित। इट ए संस्कृत वामंग संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसूता। मतलब कि यहाँ पर यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सबके मतलब सबके मन में सब जगह फैला है। ठीक है। अध्ययन मुगल कुमार जो दारा शिकोह था यहाँ पर आया था क्या करने? भारतीय मतलब शास्त्रों का दर्शन और अध्ययन करने। ठीक है, इस चीज को यहाँ से समझ सकते हैं। अब यहाँ से निम्नलिखित में से मतलब संस्कृत पद्यांश के श्लोक सहित व्याख्या करनी है, चीजों को समझना है। तो क्या है? मरणम मंगलम यत्र विभूतिस विभूषणम कौपिनम यत्र कौशेन सा काशी के नीयते। तो इसका हिंदी अर्थात क्या होगा? जहां मरना भी कल्याणकारी माना जाता है, जहां की भस्म यानी राख ही शरीर का आभूषण है, और जहां की लंगोटी, मतलब यहाँ पर शब्द आया है कौपीन कत्र कौश्यम। ठीक है, विभूषिम विभूषणम कौपीनम, जो यहाँ पे कौपीनम शब्द है मतलब जहां की कोटी लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, अर्थात काशी अतुलनीय है। ठीक है, उसे काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अर्थात काशी अतुलनीय है। अपने पठित खंड काव्य से मतलब कि जो भी आपका पठित खंड काव्य होगा वहां से संबंधित आप लोग क्वेश्चंस को वहां पर कर दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है, कवियों में से किसी का एक जीवन परिचय। तीनों जीवन परिचय आप लोग याद कर लीजिए, तीनों में से एक 100% आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, कोई श्लोक अगर यहाँ पर सिंपली कह रहा है कोई श्लोक लिखिए, तो आप लोगों के पास तमाम श्लोक है, कोई भी श्लोक लिख दीजिएगा। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भी लिख सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी आता है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाराणसी कस्य नदिया कूले स्थित, तो गंगाया नदिया कूले स्थित। वीर केन पूजते, तो वीर वीरेण पूजते। अल्भेन्द्री काशी, तो मतलब अल्भ्रेंद्र कौन था? तो अल्भ्रेंद्र जो अलच्छेन्द्र जो था, अगर मैं सिंपली आप लोगों को बताऊं
तो अलिच्छिंद तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या आएगा, ये निबंध पर्यावरण और प्रदूषण पे भी आप आसानी से लिख सकते हैं। विज्ञान वरदान और अभिशाप पर भी मैंने बता रखा है, चैनल पे पड़ा हुआ वीडियो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरा फ्री कमी, किसी एक पर तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो ये पेपर लगभग ऐसे आप लोगों का आने वाला हूँ। मिलता हूँ किसी और पेपर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।